एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एरियर के कारण कट रहे इनकम टैक्स को बचाएं, फॉर्म 10E भरकर क्यों और कैसे। स्कूल कॉलेजों में बढ़े कोरोना संक्रमित, 16 शिक्षक और बच्चे चपेट में। विद्यालयों से गायब मिले आधे से अधिक परिषदीय शिक्षक। हाईकोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों को 3 महीने में नियुक्ति का आदेश। आम आदमी पार्टी ने किया पुरानी पेंशन बहाली और लोकपाल बिल लागू करने का वादा, घोषणा पत्र में खास। अब मासिक रिचार्ज 28 का नहीं 30 दिनों का होगा। 1000 छात्रों पर मुकदमा, कर रहे पलायन। स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने की तैयारी तेज। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको इस वर्ष नियमित वेतन आय के साथ बकाया एरियर के रूप में पिछले वर्षों का वेतन भी प्राप्त हुआ हो तो आपको टैक्स के रूप में बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। यह पैसा सैलरी खाते में टैक्सेबल है, पर चूंकि शिक्षकों को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए उनको कुछ राहत मिल सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स की धारा 89(1) का फ़ायदा मिल सकता है, पर यह सेक्शन बहुत ही जटिल है। इसमें सीधे सीधे कोई हिसाब लगाना मुश्किल है, फिर भी बचत का रास्ता निकल आता है। शिक्षकों को जो एरियर एकमुश्त मिल रहा है वो उनकी आय को एकदम से बढ़ा देगा। इस वजह से टैक्स की देयता बहुत बढ़ जाती है, पर इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये वो पैसा है जो सरकार को बहुत पहले दे देना चाहिए था, मगर इसका भुगतान अब एक साथ किया जा रहा है। इसलिए कानून में इससे बचने के लिए कुछ इंतजाम भी किए गए हैं। एरियर को किस वर्ष की आय माना जाएगा? क्या इसे इसी वर्ष की आय मानकर निर्धारण होगा या जिस वर्ष के लिए मिला है उसी वर्ष की आय मानकर लागू किया जाएगा? ऐसे प्रश्नों के जवाब यह हैं कि मिलने वाले एरियर को इसी वर्ष की आय मानकर निर्धारण किया जाएगा। चूंकि एरियर मिलने का समय तय नहीं होता, इसलिए उसे उसी समय की आय माना जाता है जिस समय वह कर्मचारी को मिलता है। कैसे बचाएं 89(1) से कर? क्या आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत मिलने वाले एरियर पर टैक्स में छूट मिल सकती है? तो प्राइमरी के मास्टर ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि हाँ, आप धारा 1 के तहत मिलने वाले एरियर पर टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। अर्थात सेक्शन 89(1) के तहत शिक्षक कर के बोझ को कम कर सकते हैं। सवाल यह है कि कैसे किया जाए कर निर्धारण और कैसे लागू किया जाएगा 89(1? तो बताते चलें कि इसके तहत टैक्स को 2 हिस्सों में तय किया जाता है। पहला टैक्स निर्धारण आपकी आय और होने वाली अतिरिक्त आय को जोड़कर किया जाता है। दूसरे हिस्से को तय करने के लिए कुल आय में एरियर को जोड़ा जाता है। इन दोनों आय के अंतर के बराबर टैक्स में छूट दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर किसी करदाता की आय में मिलने वाले एरियर के मुताबिक वेतन बढ़ जाता है तो उसे उस अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होता है। मान लीजिए छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन बढ़ने से पहले उसे 10,000 रुपये बतौर टैक्स देना होता था और आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर 11,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब 2 साल के एरियर के मुताबिक उसे यह अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़े तो आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत उसे इस अतिरिक्त टैक्स राशि का भुगतान नहीं करना होगा। मान लीजिए शिक्षक पद पर कार्यरत महासाहब को चालू वित्त वर्ष में बतौर एरियर 2 लाख रुपये मिलते हैं। विभाग ने यह एरियर उसे पिछले वर्ष के बकाया वेतन भत्तों के तौर पर दिया है। अब मान लीजिए माँ साहब को अपने वेतन के मुताबिक 2 लाख रुपए पर टैक्स का भुगतान करना होता है, मगर मिले हुए इस एरियर के कारण उसकी कार्य योग आय बढ़कर 2,40,000 रुपये हो गई। इस बढ़ी हुई एरियर आय को उनके वास्तविक वर्षों के अनुसार विभाजित करते हुए तत्समय इनकम स्लैब के अनुसार कर की गणना करते हुए इस एरियर को यदि उन वर्षों में समाहित कर लें तो उन वर्षों में बची हुई स्लैब की रकम से कर बचत की जा सकती है। बरेली, स्कूल कॉलेजों में शिक्षक लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को अलग अलग स्कूल कॉलेज और महाविद्यालयों के 16 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। 1 से 14 साल तक के 14 बच्चे भी संक्रमित मिले। 48 घंटे में 371 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उधर 722 संक्रमितों का होम आइसोलेशन समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी कोचिंग संचालक, माध्यमिक शिक्षा परिषद का शिक्षक, डायट फरीदपुर की प्रवक्ता, आदर्श निकेतन कॉलेज का शिक्षक, साहू गोपीनाथ महाविद्यालय के शिक्षक, मिशन एकेडमी बहेड़ी के 3 शिक्षक और एक लेखाकार, बेसिक शिक्षा विभाग के 2 शिक्षक, आरबी इंटर कॉलेज के शिक्षक, एक निजी शिक्षक, उत्तराखंड में कार्यरत बरेली निवासी शिक्षक, रानी अवंतीबाई कॉलेज की शिक्षक और रोहेलखंड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक अस्पताल फरीदपुर का डॉक्टर, CHC फरीदपुर का लैब सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिथरी चैनपुर का कर्मी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवां SRMS के 2 डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, निजी डॉक्टर, आर्मी अस्पताल की मैटर्न, IVRI की 5 और सेंट्रल जेल में लोग संक्रमित मिले हैं।
विद्यालय बंद के दौरान शिक्षक चुनाव व कोविड टीकाकरण में सहयोग करने को उपस्थित रहेंगे। शिक्षकों के लिए विद्यालय बंद नहीं किया गया है। डीएम का यह आदेश साहूघाट क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों पर लागू होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के 5 विद्यालयों की हिंदुस्तान ने पड़ताल किया तो आधे से अधिक स्टाफ विद्यालय से नदारद पाए गए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझौ आमिर में 3 स्टाफ हैं, जिसमें प्रधानाध्यापिका शाइस्ता अंजुम, सहायक अध्यापक मोहम्मद मुस्तकीम खान व अनीस अहमद मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर आपस में चर्चा करते दिखाई दिए। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल प्रांगण में रोपित किए गए विभिन्न प्रजाति के 50 पेड़ों को किसी ने तोड़ दिया है। यहाँ तक कि किचन गार्डन में पालक, बैगन, मिर्चा, धनिया, टमाटर, लहसुन, मूली आदि सब्जियों को भी उखाड़कर फेंक दिया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसा लाल शाही में प्रधानाध्यापिका रक्षंदा सिराज विद्यालय पर मौजूद रहीं। सहायक अध्यापिका प्रिया शर्मा 11:30 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंची थीं। प्राथमिक विद्यालय हथियागढ़ में प्रधानाध्यापिका किरण बाला व सिमी कमल कुमार गोस्वामी मौजूद रहे। अन्य स्टाफ में सहायक अध्यापक अनुराधा, शिक्षा मित्र अंजलि वर्मा, कांति मिश्रा व राधा शुक्ला 12:30 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंच पाई थी। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड के चयनित सहायक अध्यापकों को 3 हफ्ते में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सुनील कुमार व 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग चयनित अभ्यर्थियों की 30 नवंबर 2021 के आवेदन को स्वीकार करते हुए उसका निस्तारण करे। इसके पहले कोर्ट के समक्ष याची के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाओं का चयन एलटी ग्रेड हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के पद पर हुआ है। आयोग याचियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा चुका है, लेकिन उनकी नियुक्ति रोक दी है। अब आयोग तर्क दे रहा है कि याची अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि याचियों ने मूल विज्ञापन से पहले सहायक शिक्षक के लिए अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन याची के अधिवक्ता ने कहा कि आयोग ने 2018 में आवेदन की प्रक्रिया को 48 दिन के लिए रोक दिया था। तब तक अभ्यर्थियों ने अर्हता की पात्रता पूरी कर ली। कोर्ट ने याचियों के तर्क को स्वीकार करते हुए आयोग को 3 हफ्ते में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ने किया पुरानी पेंशन बहाली और लोकपाल बिल लागू करने का वादा, घोषणा पत्र में खास। लखनऊ, आम आदमी पार्टी आपने यूपी की विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए कई लुभावने वादे किए हैं। गुरुवार को आपके यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने घोषणा पत्र जारी किया। आपके इस गारंटी पत्र में सपा की तरह कर्मचारियों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है। सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। राजधानी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपकी सरकार बनते ही भ्रष्टाचार पर मजबूती से नकेल कसने के लिए लोकपाल बिल लागू किया जाएगा। आपके घोषणा पत्र में दिल्ली की तरह ही यूपी में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, 24 घंटे बिजली देने, किसानों को मुफ्त बिजली और पुनर्निर्मित बिल माफ करने का वादा किया गया है। किसानों के पुराने कर्ज माफ होंगे और उनकी उपज का भुगतान 24 घंटे में करेंगे। एमएसपी की गारंटी देंगे। युवाओं को हर साल 10 लाख नौकरियां देने, बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये भत्ता देने का वादा भी किया है। इससे महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की बात है। यूपी के बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की घोषणा के साथ दलित वोट बैंक को साधने के लिए स्कूलों में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पढ़ाने का वादा आपने किया। संजय सिंह ने कहा कि हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों को बनाएंगे। दिल्ली की तरह ही यूपी में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर ब्रेक लगाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि चिटफंड घोटाला यूपी में बहुत बड़ा घोटाला है। इसके पीड़ितों को विशेष योजना बनाकर नुकसान की भरपाई करेंगे। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह हिंदुओं व मुस्लिमों को आपस में लड़ने की फिराक में है। किसान गन्ना गन्ना बोल रहा है और भाजपा जिंदा जिंदा। भाजपा के किसानों का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को लखनऊ में आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने पार्टी का गारंटी पत्र जारी किया। एएनआई घोषणा पत्र में खास, सेना के जवान व पुलिसकर्मियों ने की बलिदान पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि व एक आश्रित को सरकारी नौकरी, कोरोना वायरस की मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। युवा अधिवक्ता को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपये की सहायता राशि, वकीलों को चैम्बर बनाने में आर्थिक मदद और 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। गांव व मोहल्लों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर डोर टू डोर राशन बांटने की व्यवस्था लागू होगी। मोहल्लों व गाँव में क्लिनिक खोली जाएगी। जहाँ झुग्गी वहाँ आवास योजना लागू होगी। वृद्धजनों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, वन एवं पर्यावरण सुधार पर जोर। प्रीपेड मोबाइल नंबर के ग्राहकों को अब मासिक रिचार्ज में 28 नहीं 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने कंपनियों से कहा है कि वह मासिक रिचार्ज की वैलिडिटी 30 दिनों की रखें। टेलीकॉम कंपनियां अब तक ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी दे रही थी। इससे ग्राहकों को साल में एक रिचार्ज कम कराना पड़ेगा। अब तक ग्राहकों को 12 महीने में 13 बार मासिक रिचार्ज कराना पड़ता था, यानी 1 वर्ष में 1 महीने का शुल्क अतिरिक्त देना पड़ता था। अपनी अधिसूचना में ट्राई ने कहा कि हर टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी कम से कम 1 प्लान वाउचर, 1 स्पेशल टैरिफ वाउचर और 1 कॉम्बो वाउचर न्यूनतम 30 दिनों की वैधता अवधि वाले रखेगी। इनके ग्राहकों को हर महीने की किसी निश्चित तारीख को ही रिचार्ज कराने की जरूरत होगी। अभी यह हो रहा है कि अगर ग्राहक किसी महीने की 10वीं तिथि को मासिक रिचार्ज कराता है तो उसकी वैलिडिटी अगले महीने 8 तारीख को ही समाप्त हो जाती है। नई व्यवस्था में वह वैलिडिटी अगले महीने उसी तारीख तक रहेगी।
प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों के चयन की मांग को लेकर ट्रेन रोकने, बवाल, तोड़फोड़ के मामले में 2 नामजद व 1000 अज्ञात के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उपद्रव के लिए छात्रों को उकसाने के आरोपित युवा मंच के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान व ईंट पत्थर चलाने के आरोप में मुकेश यादव और प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश है, जिसके मद्देनजर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बघाड़ा, सलूरी, जॉर्जटाउन समेत अन्य इलाकों में फोर्स तैनात है। घर वालों और मकान मालिकों के दबाव में यहां रह रहे बड़ी संख्या में छात्र पलायन कर गए हैं। गुरुवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। दूसरी ओर शहर के जिन मोहल्लों में ज़्यादा छात्र रहते हैं वहां गुरुवार को पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिससे लिखा गया कि 28 जनवरी को छात्र महाआंदोलन, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्रों की पिटाई का मामला, प्रियंका बोली, लोकतांत्रिक तरीके से उठाए अपनी आवाज़। अपने ऊपर हुए पुलिसिया कार्रवाई के बारे में छात्रों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बताया। साथ ही रेलवे के एनटीपीसी व ग्रुप डी की नौकरियों में हुई धांधली के विषय में भी अपनी बात रखी। प्रियंका ने सभी छात्रों से यह विश्वास दिलाया कि पार्टी उनके साथ है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। न्यायिक जांच की मांग की। प्रयागराज छात्रों की पिटाई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता शैलजाकांत त्रिपाठी, एपी पाल, पीके जायसवाल व 2 अन्य वकीलों की तरफ से दाखिल पत्र याचिका में बघाड़ा स्थित हाजरा लॉज में घुसकर पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के मामले की न्यायिक जांच और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस की पिटाई से घायल बलिया के रजनीश भारती स्वजन नई दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर के डर से बंद पड़े देश भर के स्कूल, कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को संक्रमण की रफ्तार थमते ही फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अंतिम फैसला राज्यों को ही करना है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्यों में 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले छात्रों के टीकाकरण की जानकारी मांगी गई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही राज्यों में बाजार खुल गए हैं। ऐसे में स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का भारी दबाव है। खासकर जो बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं, उनके अभिभावकों की ओर से स्कूल को खोलने की मांग की जा रही है। ज़्यादातर राज्य स्कूल को खोलने से हिचक रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों ने केंद्र से संपर्क साधा है, साथ ही दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। मंत्रालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। फिलहाल जो संकेत हैं उनमें अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। बाकी बच्चों के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को भी सीमित संख्या के साथ खोलने की अनुमति होगी। बोर्ड परीक्षाएं, जेईई मेंस और नीट जैसे आयोजन होने हैं, ऐसे में स्कूलों को खोलना ही होगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।